नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत। आज की दैनिक प्रश्नोत्तरी में जितने साथी लाइव जुड़ पा रहे हैं उन सब का मैं स्वागत कर रहा हूं और आइए हम मिलकर आज की इस प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हैं। भाषा एवं वर्ण विचार पार्ट 3। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा, 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चर्चा की। आज फिर से हम अगले महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के साथ है। आशा करता हूं कि आपके लिए ये प्रश्नोत्तरी काफी अच्छी साबित हो रही होगी। मैं 100-200 प्रश्नों को एक साथ आपके सामने नहीं रख रहा हूं और अभी मैं रखना भी नहीं चाहता। कहते हैं कि लोहा जब गर्म होता है तब उसके ऊपर बहुत अच्छे से चोट करनी चाहिए ताकि जिस शेप में, आकार में आप ढालना चाहते हो वो ढल जाएगा। मैं मनोविज्ञान का भी विद्यार्थी हूं और शिक्षक होने के नाते मनोविज्ञान का विद्यार्थी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करें। फिर आप देखिए, फिर मैराथन क्लास भी होगी। 200 प्रश्न एक साथ पढ़ लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। घंटों क्लास लेंगे। मैं तो हमारे उस समय को याद करता हूं जब ऑफलाइन क्लासों का महासमर हुआ करता था, तब घंटों क्लासें ली जा रही थी, है ना। और कितने सारे विद्यार्थी जब सामने होते थे उनको देखकर ऊर्जाएं ग्रहण करते थे और मुस्कुराते रहते थे, खूब पढ़ाते थे। तो आप बस थोड़ा तैयार हो जाएंगे। स्क्रीन के सामने आपने बैठने का आपका काफी अभ्यास आप कर ही रहे हैं और भी आपको करना पड़ेगा, है ना। कुछ तो करना ही है साथियों। आइए, सभी का स्वागत है। जितने ही लाइव सेशन में जुड़ पाए हैं उन सब का स्वागत कर रहा हूं, है ना। और मित्र बहुत सारे हैं, सबके नाम मैं लूं, प्रीतम वगैरह, कांतिलाल, बहुत सारे लोग जो जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है ना। अरुण शर्मा, बिल्कुल धन्यवाद आप सबको। आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा को। और आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। देखिए, प्रश्न पहला प्रश्न है, बहुत अच्छा। देखिए, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। प्रश्न क्या है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। अब आप देखना, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा होता है, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, मैं आपको कमेंट पढ़ रहा हूं, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अधिकांश मित्र जो हैं वो उत्तर दे रहे हैं। देखिए कौन सा उत्तर सही है। देखिए, जहां 1, 3, 5 है वहां सही है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अल्प प्राण ये रहा, 1, 3 और 5। 1, 3, 5 जो है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो अल्प प्राण है, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? अब महाप्राण वर्ण कौन से, उत्तर दीजिए साथियों जल्दी से। आपकी ऊर्जाएं बस सक्रिय हो जाए। शेयर कर दीजिए, मित्रों तक पहुंचा दीजिए, है ना। और लाइक कर दीजिए। कमेंट तो आप कर ही रहे हैं, और कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के साथ पढ़िएगा। किसमें कमियां नहीं हैं, बस मैं कमियां ढूंढने नहीं, अच्छाइयां ढूंढने निकला हूं। मेरे में क्या अच्छाई है, ग्रहण कर लीजिए। आप में सारी जो अच्छाइयां होती है उसको मैं ग्रहण करता रहूं बस, तो आप देखिए अपने अंदर अच्छाइयों का पुंज बनना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा, आपने उत्तर दे दिया। देखो 2 और 4 नंबर पे तो ट ठ ड ढ है ना, तो ये रहा 2 नंबर, ये रहा 4 नंबर, है ना। तो सही उत्तर कौन सा हुआ? यही हुआ ना, सही उत्तर 3। ठीक है। तो महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो महाप्राण वर्ण जो होते हैं, महाप्राण वर्ण जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और नहीं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है उसको हम क्या कहते हैं साथियों? महाप्राण। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर है। देखिए, स्वरों का जब वर्गीकरण करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, तो 4-5 प्रकार हमारे सामने होते हैं। कंठ है, तालव्य है ना। फिर आप देखेंगे कंठ तालव्य, फिर आप उसमें देखेंगे कंठ तालव्य ओष्ठ्य, ठीक है। और आप देखें मूर्धन्य, उसके बाद कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ्य।
तो ये जो प्रकार है इसमें पूछा गया कंठ तालव्य कौन सा है, कंठ और तालु से मिलकर। ठीक है, तो आप देखेंगे कौन सा होता है कंठ तालव्य, ये रहा कंठ तालव्य। ए और अ जो है वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्यों, देखिए अ और आ जो है उसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ माना गया है। ठीक है, और ई का जो उच्चारण स्थान है वो तालु माना गया है। ठीक है, और ऊ का जो उच्चारण स्थान है, ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान वो जानते हैं हम ओष्ठ है। ठीक है, और री से ऋषि का जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना गया है, मूर्धन्य माना गया है, मूर्धन्य। ठीक है, अब बात आती है ए और ऐ और ओ और औ की बात आती है, ये संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन इसलिए कि अ और ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ए का। तो आप देखिए ये तो है कंठ, ये है तालव्य, तो ये वाला जो वर्ग है उसको हम कहते हैं कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। ठीक है, और यहां देखिए अ से क्या मिलता है, ऊ मिलता है, यानी ये अ और ऊ दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, ओ, यानी अ तो है कंठ और ऊ है ओष्ठ। सॉरी, ये कंठ ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ है। ठीक है मित्रों, तो अभी फिलहाल जो उत्तर है आप देखिए ए और अ जो है वो कंठ तालव्य है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, और भी हम आगे की तरफ इसको बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 जो है, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है। स्पर्श व्यंजनों का एक प्रश्न आपके सामने रखा था कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अब यूं कह रहे हैं कि स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर फिर कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसका सही उत्तर दीजिएगा। बहुत सारे मित्र दीजिए जल्दी से, शाबाश। ठीक है, उत्तर आपने बताया है कितना, उत्तर है 5, है ना, 5 होते है ना, वर्ग ही 5 होते। कौन कौन से, क, च, ट, त और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। ठीक है, तो फिर हमने जो 25 व्यंजन है उनको 5 वर्गों में बांट दिया, तो कितने भागों में बांटा जाता है, तो 5 भागों में बांटा जाता है, सीधी बात है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, वो है निम्नलिखित में से पश्च स्वर है। ठीक है, निम्नलिखित में से पश्च स्वर है, अग्र, मध्य और पश्च स्वर है। देखिए इसमें से पश्च स्वर कौन कौन सा है, तो आप देखेंगे कि पश्च स्वर कौन कौन से हैं, इसमें आप देखकर बताइए। ठीक है, देखिए इसमें ये जो है वो तो मध्य स्वर हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया, अग्रस्वर हो गया, नहीं। ये कौन सा पश्च स्वर है, लेकिन ये अग्रस्वर हो गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे ऊ पश्च स्वर है और ऊ भी पश्च स्वर है, तो इसका सही उत्तर ये है। आप भी उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन इस तरह से हमें बिल्कुल विचार करके उत्तर देना है। ए और अ की बात करें तो ये तो अग्रस्वर है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो है इसमें ये मध्य स्वर है, ये अग्रस्वर है, ये पश्च स्वर है, ये अग्रस्वर है। ठीक है, और ये अग्रस्वर है दोनों ही, तो ये पश्च स्वर हो गए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों से स्पर्श करती है। जिह्वा किससे स्पर्श करती है, दांतों से स्पर्श करती है। जिह्वा दांतों से स्पर्श करती है, तो आप सोचिए दंती पूछा है। ठीक है, बताइए इसमें से दंती कौन सा है, तो बस आपका उत्तर सही है। त और थ जो है वो क्या है, दंत्य है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है हमारे पास, 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है, अवर्ण का उच्चारण स्थान है। अभी हमने समझा है, बस तो उत्तर दे दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिएगा, है ना। हाँ, आपकी टाइपिंग तो बहुत तीव्र गति से होती है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अ और आ का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ होता है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, है ना।
मज़ा तो आपको आ ही रहा होगा, मुझे तो बहुत आ रहा है आप सब लोगों को, है ना, जो कमेंट पढ़ के देख रहा हूँ। यही तो हमारे लिए उत्साह का विषय है। सामने होते हो तो आपको देखकर, आपकी जो मुखाकृतियां हैं, चेहरे के जो भाव है, उनको देखकर समझते हैं कि आपको कितना अधिगम हुआ है। अब आपके कमेंट ही हमारे लिए आधार है। शेयर जरूर कीजिएगा। फिर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 8, क्ष वर्ण किसके अंतर्गत आता है? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्ष वर्ण किसके अंतर्गत आता है? क्ष वर्ण किसके अंतर्गत आता है? क्ष वर्ण किसके अंतर्गत आता है? तो क्ष वर्ण किसके अंतर्गत आता है? देखिए, मूल शब्द, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और मूल व्यंजन। उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप। और उत्तर आपने दिया है संयुक्त वर्ण, बिल्कुल। क हलंत और श षटकोण वाला, दोनों को जब मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? क्ष का निर्माण होता है। बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, क्ष जो है वो संयुक्त व्यंजन है। री का उच्चारण स्थान है, री का उच्चारण स्थान है। तो अब री का उच्चारण स्थान देखिए आप, री जो है वो मूर्धन्य है। ठीक है, तो सीधा इसका उत्तर क्या आया? मूर्धा। अभी हमने देखा था। तो री का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा। आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। ठीक है, मूर्धा, मूर्धन्य। फिर चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। और आज की प्रश्नोत्तरी में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन। ठीक है, निम्नलिखित में से यहां आप देखेंगे नासिक्य व्यंजन। हिंदी में टाइप करना टेक्निकल टीम के लिए भी बड़ा सा टिपिकल टास्क होता है। ठीक है, नासिक्य व्यंजन है। अब आप देखिए नासिक्य कौन, बताइए, जल्दी से उत्तर दीजिए। ये तो सरल सा प्रश्न है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अधिकांश मित्रों के उत्तर आ रहे हैं, है ना, कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। बिल्कुल देखिए, ये 3 सही है। ठीक है, ये नासिक्य है क्योंकि नाक का सहयोग लिया जाता है, पंचम वर्ण है ना। बाकी य, र और ड, इनमें नाक के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ व्यंजन है। आप देखिए दंतोष्ठ, जिसमें दंत व ओष्ठ दोनों का सहयोग लिया जाता है उच्चारण में, उसको दंतोष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हैं। एक जो फ है वो अगर आप उच्चारण करेंगे फ, तो ओष्ठ भी है और दांतों में भी जिह्वा जो है वो टच करने का प्रयास करती है। फ, इसको दंतोष्ठ कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, है ना, उन्हें कहते हैं, सबसे कम खुलता है, ध्यान देना आप, सबसे कम खुलता है, उन्हें कहते हैं संवृत स्वर, विवृत स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर। बताइए, चलिए मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, जल्दी से आप बताइएगा। ठीक है, शाबाश, संवृत का अर्थ बंद होता है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, आप जो उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, पहला संवृत स्वर। ठीक है, विवृत का अर्थ तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है वो पूरा खुल जाता है, उसको विवृत कहते हैं। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने, 14 प्रश्न नंबर है, अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ? अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 स्वरों का विकास हुआ? थोड़ा सा कठिन है आपके लिए, फिर भी प्रयास कीजिएगा, उत्तर जरूर दीजिएगा। माइनस मार्किंग फिलहाल नहीं है, इसलिए उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है ना। कुछ लोग 3 नंबर बता रहे हैं, कुछ 4 बता रहे हैं, है ना। चलिए, ये चौथा जो है वो इसका सही उत्तर है मित्रों। चौथा जो ऑप्शन है अय और औ, ये जो है बाद में जुड़े हैं, इसलिए हम कहेंगे कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? अय और औ। ये
हिंदी वर्णमाला में अपभ्रंश के बाद जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है अ और औ। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है 14 के बाद 15। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है ना? अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं देखिएगा। अंतस्थ य, र, ल और व। य, र, ल और व अंतस्थ होते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। तो यहां देखिए र, य, र, ल, व, तो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, शाबाश। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के भेद होते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के भेद होते हैं, बताइए आप। ये तो सरल सा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कुछ व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में विशेष कंपन होता है और कुछ व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन अपेक्षाकृत कम होता है। तो अब आप देखिए, कंपन के आधार पर देखेंगे घोष और अघोष। ठीक है, या अघोष और घोष, बिल्कुल ठीक है। 2 नंबर इसका सही उत्तर है। जिन्होंने 2 नंबर वाले ऑप्शन को टिक किया है, बिल्कुल बढ़िया किया है ना। बस ऐसे ही करते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 17 हमारे सामने आ रहा है। निम्नलिखित में से य के संदर्भ में, देखिए य के संदर्भ में सत्य कथन है। अब य के संदर्भ में बात करनी है और सत्य कथन है ना, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए देखिए। आप उत्तर दीजिए, मैं समझा ही रहा हूं इसको। यह जो है अंतस्थ तो है ही, बिल्कुल है। ठीक है, और यह का उच्चारण स्थान अगर देखें तालव्य भी है, सघोष भी है और अल्पप्राण भी है। इसका मतलब उत्तर तो यही आ गया। अब यहां कहा जा रहा है अल्पप्राण। अल्पप्राण तो मान लेते हैं, अंतस्थ मान लेते हैं, लेकिन कंठ नहीं है। ठीक है, और सघोष तो है। इधर आप देखें अल्पप्राण है, ऊष्म नहीं है, तालव्य है, सघोष है। फिर इधर देखिए महाप्राण नहीं मानते, अंतस्थ है, तालव्य है और अघोष नहीं है। तो आप देखिए किस में सारी राइट के टिक आ रहे हैं, वो पहला ऑप्शन है। इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा है? पहला। तो ये य के संदर्भ में सत्य कथन ये है। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तब थोड़ा सा हमें प्रत्येक वर्ण के गुणधर्मों के बारे में, उनके उच्चारण स्थानों के बारे में जब हमें पता होता है तो हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? हिंदी स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का तीन मात्राओं का समय लगता है। 3 मात्राओं का, देखिएगा, 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें कहते हैं। यानी हिंदी वर्णमाला में वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लग रहा है उन्हें क्या कहते हैं, है ना। तो आप देखिए संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर। उत्तर दीजिएगा। ठीक है, कुछ मित्र कह रहे हैं बिल्कुल सही है, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये 3 मात्राओं का प्रतीक है और हम बोलते हैं ओम। तो यहां ओ को, और ओ पहले से दीर्घ है लेकिन और उसको थोड़ा सा दीर्घ करते हैं और बढ़ाते हैं तो उसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो ये जो स्वर है वो क्या है? प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर है। और कभी आप देखते हैं जय, इसको जैसे ही बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो इधर ये प्लुत स्वर वाली बात है। ठीक है, ये प्लुत स्वर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से घोष वर्ण है। प्रश्न क्या है?
निम्नलिखित में से घोष वर्ण है। अघोष और घोष। अब यहां पूछ रहे हैं घोष वर्ण है, बताइए जल्दी से। इसका उत्तर तो आप बता ही सकते हैं, घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, है ना। चलिए उत्तर बताइए। देखो क और ख अघोष है, प फ ब, प तो ठीक है, च छ और यहाँ य व। तो अब आप देखिए यहाँ घोष वर्ण कौन से हुए, उत्तर बिल्कुल कौन सा है, चौथा। य र ल व ये घोष होते हैं, इसमें एक आध घोष है एक अघोष है, तो फिर उत्तर सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20। बहुत अच्छे से आप उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं। बस कुछ प्रश्न और हैं, जुड़े रहिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपकी इच्छा हो वहां तक पहुंचा दीजिए इसको, है ना। ये तो बस अब आपके हाथों में है। निम्नलिखित में से वर्णों का सही क्रम है, निम्नलिखित में से वर्णों का सही क्रम है। कितनी बार परीक्षाओं में आया हुआ है, सरल सा है, खूब हम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 3 तरह के श हैं, है ना। तो इसमें से सही कौन सा, उत्तर दीजिएगा। ये कई परीक्षाओं में आया हुआ है, बहुत प्रारंभिक प्रश्न है लेकिन फिर भी कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप देखिए इसका सही उत्तर तालवी श, मूर्धन्य श, दंती श, ये रहा इसका सही उत्तर, है ना। ये जो श है वो तालव्य है, इसको हम बोलते हैं प्राय तालवी श। ये मूर्धन्य है, ये मूर्धन्य है, और ये जो श है तालवी श, दंती श, मूर्धन्य श, है ना। तो ये दंती श, इसको दंत्य बोलते हैं। जो वत्स्य है वर्तमान समय में हम इसका उच्चारण स्थान क्या मानते हैं, वत्स्य। ठीक है, तो तालवी श, मूर्धन्य श और दंती श, इसमें देख लीजिएगा ये जो क्रम है वो बिल्कुल सही क्रम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। थोड़ा सा शब्दकोश पर हम जा रहे हैं और प्रश्न आपके सामने शब्दकोश का है। हिंदी शब्दकोश में किसकी बात की जा रही है, क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। अंग्रेजी शब्दकोश देखने का अभ्यास हमें बहुत पहले से है, लेकिन हिंदी शब्दकोश को जब हम देखने की बात करते हैं तो उसका थोड़ा सा अलग हिसाब है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंदी शब्दकोश में क्ष कहाँ आता है, तो आप देखिए क्ष का निर्माण किससे हुआ है, क हलंत और श से हुआ है। इसका मतलब उत्तर दीजिएगा। शाबाश, अधिकांश मित्र उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। क वर्ग के बाद इसका प्रयोग होता है ना। क के बाद क्ष आता है। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि को, कौ, है ना, उसके बाद जो भी आधा क वाले हैं तो क्ष जो है वो भी कहाँ आता है, कौ के बाद आता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार समझिए आपकी क किसके बाद आता है, तो भाई क वर्ग के बाद या क के बाद क्ष आता है। क्यों, क्योंकि क आधे क और श मिलकर क्ष बनता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, अपन विस्तार से पढ़ेंगे जरूर हिंदी शब्दकोश को कैसे देखते हैं। फिलहाल आप प्रश्न को समझें। जिन शब्दों के अंत में अस्वर की ध्वनि आती है उन्हें क्या कहते हैं। ये तो बहुत सरल है। जिन शब्दों के अंत में अस्वर की ध्वनि आती है, कौन से स्वर की, अस्वर की ध्वनि आती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, सही उत्तर अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, और जिन शब्दों के अंत में ई ध्वनि आती है उन्हें इकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में उ ध्वनि आती है उनको उकारांत कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाँ, ज्य। देखिए आप, ज्य वर्ण किन वर्णों के योग से बना है। ज्य वर्ण बहुत बारीक प्रश्न है। ज्य वर्ण किन वर्णों के योग से बना है, किन वर्णों के योग से बना है। ज्य वर्ण किन वर्णों के योग से बना है। देखिए ऑप्शन देखिएगा, यहां कंफ्यूज हो रहे हैं आप। कुछ मित्र क्या कर रहे हैं, देखो गलती हो रही है, कोई 3 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है ना, कोई 1 पे ही चला गया है। नहीं नहीं नहीं, है ना। हाँ देखिए, इसका सही उच्चारण है वो है ज्य। देखिए ज्य, ऐसा ज्य, ये है इसका सही उच्चारण। वो अलग बात है कि हम इसको ऐसे ज्ञ बोलते हैं, वो ठीक उच्चारण नहीं है। तो इसका मतलब ज कैसा है, देखो आधा है, य पूरा है,
तो 3 और 4 में कई बार कंफ्यूज हो रहे हो, गलत बात है, यहाँ ध्यान रखना है हलंत किधर आना चाहिए, हलंत पहले क्योंकि ज आधा है ज्य, ठीक है। इसलिए हमारे सामने ये शब्द होता है, इसका शुद्ध उच्चारण विज्ञान होना चाहिए, लेकिन हम विज्ञान बोलते हैं, अलग बात है, ठीक है। बोलने का एक हिसाब अलग चल पड़ा, विज्ञान बोलना चाहिए, ठीक है। और इधर आप देखो ये क्या है, ये ज्ञान है, क्या है, ज्ञान, ज्ञान कहते सीधे सीधे ज्ञान, ठीक है मित्रों। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है आपको, त्र का निर्माण होता है, त्र का निर्माण होता है। बस आप देखिए ये तो बहुत सरल है, त्र का निर्माण, बिल्कुल सही है ना, अधिकांश मित्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, स्वागत है आप सभी का। देखिए उत्तर आपने दिया है त्र, आधा त और र होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न और देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, बताइएगा। संयुक्त व्यंजन पूछा है आपसे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही उत्तर है। ज्य जो है वो संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये ज हलंत और य दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो मित्रों आज की इस प्रश्नोत्तरी को हम यहीं पर विराम देते हैं, और इस प्रश्नोत्तरी को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों को जरूर सजेस्ट कीजिएगा, स्टेटस लगा दीजिए, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कर दीजिए। बस मैं तो आप तक और आप कहाँ तक ले जाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अगली क्लास में हम मिल रहे हैं, है ना, पुनः लाइव क्लास में हम मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं और जय हिंद।